झारखंड की जनजातियों का इतिहास देखिए सिर्फ किताबों में नहीं मिलता, बल्कि वहां की जमीन में हजारों साल से बसा हुआ है। लेकिन जब बात प्रतियोगी परीक्षाओं की आती है, तो हमें इस गहरे इतिहास को संविधान के नजरिए से भी समझना पड़ता है। तो चलिए आज इन दोनों को जोड़कर देखते हैं। तो ये कहानी किसी संविधान या कानून से शुरू नहीं होती, बल्कि हजारों हजारों साल पहले शुरू होती है। छोटा नागपुर का जो पठार है, वहाँ प्रागैतिहासिक काल से ही इंसानी बस्तियों के निशान मिलते हैं, और ये सबूत इन समुदायों की गहरी जड़ों की गवाही देते हैं। तो पहला सवाल यही उठता है कि इन प्राचीन जड़ों और आज की जो इनकी आधुनिक पहचान है, इसके बीच आखिर रिश्ता क्या है। चलिए सबूतों पर एक नज़र डालते हैं कि हमें क्या पता है। देखिए हमारे पास ना दो तरह के सबूत हैं। एक तरफ तो है पुरापाषाण मध्य पाषाण काल के पुरातात्विक निशान, जो इस बात की पुष्टि करते हैं कि हाँ, यहाँ प्राचीन मानव बस्तियां थीं। दूसरी तरफ वैदिक साहित्य में हमें निषाद और किरात जैसे समुदायों का जिक्र मिलता है। लेकिन यहाँ एक बहुत ज़रूरी बात ध्यान में रखनी है। यह सिर्फ एक सांस्कृतिक संदर्भ है। इससे हम आज की जनजातियों का कोई सीधा वंश तय नहीं कर सकते। अच्छा, इतिहास से आगे बढ़कर अब जरा शब्दों की दुनिया में आते हैं, क्योंकि प्रशासन और परीक्षाओं में सही शब्दावली का इस्तेमाल करना बहुत ज्यादा मायने रखता है। तो देखते हैं कि इस मामले में कौन से शब्द जरूरी हैं और उनका असली मतलब क्या है। यहाँ पर दो शब्दों का अंतर समझना बहुत जरूरी है, आदिवासी और जनजाति। आदिवासी का मतलब है मूल निवासी। ये एक बहुत गहरी सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पहचान को दिखाता है। वहीं दूसरी ओर जनजाति एक प्रशासनिक शब्द है, एक एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म जो औपनिवेशिक काल में शुरू हुआ और आज एक संवैधानिक श्रेणी बन गया है। तो एक पहचान है और दूसरा वर्गीकरण। और ये बात परीक्षा के लिहाज से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आदिम जनजाति या प्रिमिटिव ट्राइब्स एक पुराना और अब अनुपयुक्त शब्द माना जाता है। जो सही प्रशासनिक शब्द है वो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह, यानी PVTGs। ये सिर्फ एक शब्द का बदलाव नहीं है, बल्कि इन समुदायों के प्रति एक ज्यादा सम्मानजनक दृष्टिकोण का प्रतीक है। तो सवाल ये है कि किसी भी समुदाय को आधिकारिक तौर पर अनुसूचित जनजाति यानी शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा मिलता कैसे है। इसके पीछे एक पूरा संवैधानिक ढांचा है। चलिए उसे समझते हैं। इसका पूरा जवाब हमें मिलता है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 में। ये अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति को ये शक्ति देता है कि वो किसी भी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में अधिसूचित कर सकते हैं। मतलब सारी कानूनी शक्ति यहीं से आती है। ये जो प्रक्रिया है ये 2 चरणों में होती है। पहले राष्ट्रपति एक अधिसूचना के जरिए किसी समुदाय को ST के रूप में निर्दिष्ट करते हैं। इसके बाद अगर इस लिस्ट में कोई भी बदलाव करना है, किसी को जोड़ना है या हटाना है, तो ये सिर्फ और सिर्फ संसद द्वारा पारित कानून से ही हो सकता है। ये प्रक्रिया किसी भी तरह की मनमानी को रोकती है। तो हमने कानून तो समझ लिया, अब जरा जमीनी हकीकत पर आते हैं, यानी झारखंड के आंकड़ों पर एक नजर डालते हैं। झारखंड में आधिकारिक तौर पर मतलब ऑफिशियली नोटिफाइड अनुसूचित जनजातियों की संख्या है 32। आपको बता दूं कि ये संख्या साल 2003 में 30 से बढ़कर 32 हुई थी, जब कंवर और कोल जनजातियों को इस लिस्ट में जोड़ा गया था। अब अगर जनसंख्या के हिसाब से देखें तो झारखंड की 3 सबसे बड़ी जनजातियां हैं, संथाल, उरांव और मुंडा। परीक्षाओं के लिए ये क्रम याद रखना काफी जरूरी हो सकता है। और इन्हीं 32 जनजातियों में से 8 को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों यानी PVTGs के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ये हैं बिरहोर, असुर, कोरवा, बिरजिया, सौरिया पहाड़िया, माल पहाड़िया, पहाड़िया और सबर। तो किसी समुदाय को PVTG का दर्जा मिलता कैसे है? इसके कुछ खास मानदंड होते हैं, जैसे कि उनकी अर्थव्यवस्था का पूर्व कृषि स्तर पर होना, साक्षरता दर का बहुत कम होना, आबादी का या तो घटना या फिर स्थिर रहना, और जीवन यापन के लिए पूरी तरह से बस गुजारे पर निर्भर रहना। अब आते हैं उस विषय पर जो सबसे नया है और शायद थोड़ा भ्रमित करने वाला भी हो सकता है। ये है 2022 का संशोधन और उसकी अभी की स्थिति क्या है। हुआ ये कि 2022 में एक संशोधन अधिनियम पास किया गया, जिसने कुछ बहुत महत्वपूर्ण बदलाव प्रस्तावित किए। इसके तहत भोक्ता समुदाय को SC की सूची से बाहर करके खरवार जनजाति का ही एक पर्यायवाची माना जाएगा, और साथ ही पूर्ण समुदाय को ST सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।
तो ये एक बड़ा फेरबदल है। और यहीं पर सबसे जरूरी बात आती है। भले ही ये संशोधन अधिनियम संसद से पारित हो चुका है, लेकिन जब तक अंतिम राष्ट्रपति अधिसूचना जारी नहीं हो जाती और जनगणना के आंकड़े अपडेट नहीं हो जाते, तब तक परीक्षाओं के लिए झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की आधिकारिक संख्या 32 ही मानी जाएगी। इसे बिल्कुल गांठ बांध लीजिए। तो चलिए, परीक्षा के लिए मुख्य बातें एक बार फटाफट दोहरा लेते हैं। हमेशा पीवीटीजी शब्द का इस्तेमाल करें, आदिम जनजाति का नहीं। अपने जवाबों में अनुच्छेद 342 का जिक्र जरूर करें। 2022 के संशोधन को पारित तो माने, लेकिन प्रशासनिक रूप से सशर्त। जनसंख्या का क्रम याद रखें, संथाल, उरांव, मुंडा। और सबसे जरूरी, कुल अनुसूचित जनजातियां 32 और कुल पीवीटीजीज 8 हैं। ये पूरा विश्लेषण हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है कि जैसे जैसे ये आधिकारिक वर्गीकरण बदलते और विकसित होते रहेंगे, इन प्राचीन समुदायों की अपनी असल पहचान का भविष्य क्या आकार लेगा? ये वाकई एक सोचने वाला सवाल है।